आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भारतीय इतिहास और इसके साथ बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर का हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है, इससे संबंधित आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का पहला भाग हम पढ़ेंगे और मौर्य साम्राज्य से संबंधित कोई भी कंपटीशन होता है तो उसमें निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके तो चैप्टर में है, आपका तो ये टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, यानी जो फर्स्ट पेपर है आपका प्राचीन भारत का इतिहास या भारतीय इतिहास, उसमें आपके लिए एक टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इसका हम पहला भाग पढ़ेंगे। और आपने अशोक महान का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, तो उनमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में से या एंशिएंट हिस्ट्री में से जब प्रश्न पूछे जाते हैं। आईएएस जो है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी चाहे प्री और मेन है, दोनों के लिए जनरल स्टडी के लिए स्पेशल प्रश्न है। आप निश्चित रूप से इनको पढ़ें, क्योंकि आपके लिए बहुत अधिक काम में आने वाला है। तो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और जहां कहीं भी आपको लगता है तो मुझे बताइएगा और आप मुझे बताएं जरूर कि आपको कैसा लगता है। तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आपके लिए इस चैनल पर सिविल सर्विसेज से संबंधित या अन्य जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे आरएस है, एमपीएस है, यूपीएस है, इन सभी भर्तियों के लिए प्री और मेन के लिए जनरल स्टडी और हिंदी के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। नेट जेआरएफ के लिए हिंदी और पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। आप इनको जरूर देखें ताकि आपके लिए बहुत अधिक सुविधाजनक हो। आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जिसका विवरण है वो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व तक की बात है। तो मौर्य वंश की जो जानकारी है वो हमें एक तो साहित्यिक साक्ष्यों से मिलती है, थोड़ी सी भूमिका बना लेते हैं इसमें, कि एक तो अर्थशास्त्र से मिलती है, पुराण से मिलती है, मुद्रा राक्षस नाटक से मिलती है, बौद्ध और जैन ग्रंथ जो इनसे मिलती है। अन्य जो विदेशी आए हैं अपने भारत में, जो विदेशी यात्री आए हैं, मेगस्थनीज की जो इंडिका है उसमें मिलते हैं, स्ट्रेबो में मिलते हैं, कर्टियस के द्वारा जो लिखा हुआ वर्णन है उसमें मिलते हैं। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य है, उनमें भी मौर्य साम्राज्य की जानकारियां मिलती है। अशोक के अभिलेख में मिलती है, जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख है उसमें मिलती है, काली पोलिस वाले जो मृद भांड है अर्थात जो मिट्टी के बर्तन है उनमें मिलती है, विभिन्न जो स्तूप और गुफा लेख है उनमें मिलती है, पंचमार का जो सिक्के हैं, इन आहत मुद्रा है, उनसे भी हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इन सभी पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरण से जो साक्ष्य प्राप्त होता है मौर्य साम्राज्य का, उसकी खोज करने पर या यूं कह सकते हैं कि इसको पूरा समझने पर 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 185 ईस्वी पूर्व तक जो है मौर्य साम्राज्य का शासन ठहरता है। तो आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए कहा जाता है कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी 322 ईस्वी पूर्व मगध में नंद वंश के शासक धनानंद का शासक था। यानी मगध में जो है मौर्य साम्राज्य से पहले नंद वंश का शासन था और उसके राजा थे धनानंद। और साक्ष्यों से यह पता चलता है कि धनानंद एक क्रूर और अत्याचारी राजा था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहीं से पहली जानकारी हो जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके राजनीतिक गुरु चाणक्य, इन दोनों ने मिलकर के और इस नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित किया था। धनानंद को पराजित किया और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की 322 ईस्वी पूर्व। और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसको हम आज पटना कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। उसकी मां का नाम मूर था। क्या नाम था? मूर। मूर होने के कारण इसे इस वंश का नाम मौर्य पड़ा। यानी संस्कृत में मूर को मौर्य लिखा जाता है और मौर्य वंश इसलिए पड़ा कि इनकी मां का नाम मूर था और मूर होने के कारण इसका नाम मौर्य वंश पड़ा। मौर्य वंश के शासक कौन से वर्ण के थे, इसको लेकर इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों में उसे चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जिसको क्षत्रिय कहा गया है, इसलिए ऐसा इसलिए प्रमाणिक लगता है क्योंकि चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य वर्णाश्रम धर्म का प्रबल पोषक था, जिसके अनुसार क्षत्रिय वर्ण का ही व्यक्ति राजत्व का अधिकारी हो सकता था। यानी हम चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, और चाणक्य की जो शासन नीति है या चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र में जो राजा के लिए वो क्षत्रिय को ही चयन करते हैं, तो इसलिए इसका आधार मान करके और कहा जा सकता है कि उन्होंने, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो कौन थे, यानी क्षत्रिय थे। अब मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती है, देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य जिनका शासन रहा था 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व तक, यानी 24 वर्षों तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक धनंद को पराजित करके 322 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। चाणक्य की सहायता से बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। जैसे ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण आदि के आधार पर तो लोगों ने ये कहा है, विद्वानों ने ये कहा है कि वो शूद्र था, लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथों में उन्हें यानी क्षत्रिय माना गया है। तो उनके जैसे उनकी सहायता करने के लिए चाणक्य थे। चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य भी उसको कहा जाता है। तो कौटिल्य कौन थे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हालांकि अपने कौटिल्य से संबंधित आपके पाठ वैसे पढ़ाया जा चुका है। कौटिल्य है वो महावंश के टीका में एक उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण था, और चाणक्य का पालन पोषण और उसकी शिक्षा दीक्षा उनकी मां के संरक्षण में हुआ। और मुद्रा राक्षस नाटक में ये कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य का अपमान किया था, उसे सम्मानित पद से हटा दिया था। इस पर चाणक्य ने शपथ ली थी, यानी अपनी शिखा खोल करके कहा था कि यह शिखा तब भी बांधी जाएगी जब इस नंदवंश का विनाश हो जाएगा, अर्थात जब तक मैं उसके परिवार और वंश को समूल नष्ट नहीं कर दूं, तब तक मैं ये शिखा नहीं बांधूंगा। और जो उसे दरबार में दिया गया जो अपमान था, उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। और वृत्तकोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। वृत्तकोश जो है, वृत्तकोश में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है। वैसे चाणक्य का यदि आप देखना चाहते हैं कि चाणक्य कौन था, कौटिल्य कौन था पूरा, तो आप यानी हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। आपके जो पहला ही है, यानी जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है, उसमें भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें आपको पूर्णतः बताया हुआ है। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का उन्मूलन कर मौर्य वंश की नींव डाली। बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य है वह क्षत्रिय था। अधिकांश विद्वान इसी मत से सहमत है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था वो उत्तर पश्चिम में ईरान यानी फारस से लेकर के पूर्व में बंगाल तक था। उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के बंगाल तक था, और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक यानी मैसूर तक था। कश्मीर से मैसूर तक था फैला हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। तत्कालीन शासक यूनान के शासक थे सेल्यूकस निकेटर, जिसको पराजित किया था, और फिर उन दोनों के बीच में संधि हुई थी, अर्थात राजीपा हुआ था। और संधि होने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर के और राजीपा किया, अर्थात उनके बीच में संधि की। और 500 हाथी चंद्रगुप्त से लिए थे, लेकिन बदले में उन्होंने क्या क्या दिया था। एक तो उसका एरिया यानी हेरात, अराकेशिया, कंधार, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान और पेरिपेंसलाई, काबुल, इन क्षेत्रों का भाग जो है वो चंद्रगुप्त को सौंप दिया था, और अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। 500 हाथी लिए थे, लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने सौंपा था सेल्यूकस निकेटर ने, और अपनी पुत्री का विवाह भी उन्होंने, हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया था। और ये जो वैवाहिक वर्णन है, इस विवाह संबंधी वर्णन जो है वो एपियानस नामक जो यूनानी यात्री है उनके द्वारा ही मिलता है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगसनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगसनीज को राजदरबार में भेजने का काम, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजने का काम सेल्यूकस ने किया था। और मेगसनीज ने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें प्राचीन भारत की बहुत अच्छी स्थिति का वर्णन किया गया है। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा नाम लिखा है। पॉलिब्रोथा क्या नाम लिखा है, पाटलिपुत्र का नाम पॉलिब्रोथा नाम से संबोधित किया था। और मेगसनीज मौर्य दरबार में काफी समय तक रहा था। भारत में रहकर उसने जो कुछ देखा और सुना, उसने उसे इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। इंडिका नाम की उनकी पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने जरूर लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो आपको होनी चाहिए।
बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी है वो माहिस्तान अभिलेख से मिलती है। इसकी दक्षिण भारत की विजय और विषय के बारे में तमिल ग्रंथ जो एहनानूर और मुन्नानूर है, उन जो अशोक के स्तंभ लेख है उनसे मिलती है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो यानी आपके इसकी भारत विजय की जो बात है वो एक तो एहनानूर तमिल ग्रंथ है, एनानूर और मुर्नानूर, और अशोक के जो स्तंभ लेख है उनमें चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का अभिलेख है। एक आपके सेगोरा ताम्रपत्र है जो गोरखपुर से प्राप्त हुआ है, और माहिस्तान अभिलेख है जो बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त हुआ है। ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। शेगोरा ताम्रपत्र भी जो गोरखपुर का है, माहिस्तान अभिलेख जो बांग्लादेश के बोगरा जिले का है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। और ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण देते। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन से अभिलेख है जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल राहत कार्यों से संबंधित वर्णन करता है। तो एक तो शेगोरा ताम्रपत्र है और एक माहिस्तान अभिलेख है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है। रुद्रदामन जिनका गिरनार अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र का प्रदेश जीत करके प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। और इस प्रदेश में जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, कौन से प्रदेश में? सौराष्ट्र में उनके जो राज्यपाल थे उसका क्या नाम था? पुष्यगुप्त था। और पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने करवाया था। आगे बात मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन मतानुयायी था, अर्थात जैन धर्म का अनुयायी था। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ करके और जैन मुनि जो भद्रबाहु थे उनसे जैन धर्म की दीक्षा ले ली, और श्रावण बेलगोला कर्नाटक में जाकर के 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था, जिसको जैन धर्म में संलेखना या संधारा कहा जाता है। तो ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने संलेखना विधि या संधारा से अपना देह त्याग किया? और वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने श्रावण बेलगोला में कर्नाटक में जाकर के 298 ईस्वी पूर्व में, यानी 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के 298 ईस्वी तक उनका शासन रहा, और 200 यानी 24 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। अब यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य की देन देखें, आपकी परीक्षा में आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की देन क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की देन आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट लिखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता थे, साम्राज्य निर्माता थे, कुशल प्रशासक थे। चंद्रगुप्त की प्रशासनिक योग्यता अपने समय में उत्कृष्ट थी। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था कालांतर की सभी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आधार कही जा सकती है। मौर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बाद में जितने भी भारतीय प्रशासक हुए हैं, राजा हुए हैं, सब ने उन्हीं से शिक्षाएं ग्रहण की है। ये बहुत कुछ चंद्रगुप्त की रचनात्मक प्रतिभा और उसके गुरु और प्रधान जो है कौटिल्य की राजनीतिक सूझबूझ का ही परिणाम थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की देन जो है भारत को एक उत्कृष्ट शासन व्यवस्था देने की थी। जैन धर्म के मतानुसार चंद्रगुप्त एक राजऋषि था जिसने जीवन के अंतिम दिनों में सुख वैभव त्याग करके जैन परंपरा के अनुसार मृत्यु का वर्ण किया था। बिल्कुल सही बात है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है? बिंदुसार आता है, जो 298 ईस्वी पूर्व से लेकर के 273 ईस्वी तक रहा। 298 से 273 यानी 298 से 273 कितने साल रहे? यानी जैसे लगभग 298 से 273 यानी 73 20 93 25 साल। कितने साल? 25 साल। तो 25 साल तक इन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाला। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार, मद्रसार और जैन ग्रंथों में इसको सिंह सेन कहा गया है। देखिए यहां से प्रश्न बन जाता है कि वायु पुराण में भद्रसार और मद्रसार किसे कहा गया है? तो बिंदुसार को कहा गया है। जैन ग्रंथों में सिंह सेन किसको कहा गया है? किसको कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, उनका वर्णन भी मिलता है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले तो सुसीम को और बाद में अपने पुत्र अशोक को उन्होंने भेजा था। अशोक को बाद में सुसीम को और उसके बाद में अशोक को उन्होंने भेजा था। वहां पे एक अहम जानकारी मिलती है कि एथेनियस नामक एक यूनानी जो लेखक थे, उन्होंने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन मिलता है। एथेनियस नामक एक यूनानी लेखक ने बिंदुसार और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच
एथिनियस जो आदमी यूनानी लेखक था, उसने बिंदुसार और सीरिया के राजा एंटियोकस, इनके बीच में एक दोस्ती का वर्णन किया है, जिसमें भारत के शासक ने 3 चीजें मंगवाई थी, और वो कौन थे? बिंदुसार थे। बिंदुसार ने एंटियोकस, जो कि सीरिया के राजा थे, सीरिया के राजा एंटियोकस से उन्होंने 3 चीजें मंगवाई थी। एक तो सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक। उन्होंने कहा कि आप अपने राज्य से ये 3 चीजें भेजें। तो सीरिया के सम्राट ने 2 चीजें तो भेज दी, अंगूरी मदिरा भेज दी और सूखी अंजीर भी भेज दी। लेकिन तीसरी मांग पर उन्होंने कहा कि यूनान का कानून ये कहता है कि दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, अर्थात हम विद्वानों को कहीं भी नहीं बेच सकते, यानी विद्वानों की मर्जी पर ही निर्भर करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सूखी अंजीर और मदिरा तो बेच दी थी। और राजा कौन थे? एंटियोकस थे, और सीरिया के राजा थे। और ये बात किसने लिखी है? एथिनियस ने लिखी है, जो यूनानी लेखक है। इसके अलावा देखिए, मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डायोनिसिस जो है वो टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस जो राजा थे, उनके मिस्र के राजा से मिस्र से आया हुआ था डायोनिसिस। और दिव्य वरदान से ज्ञात होता है कि उसकी राजसभा में आजीविक संप्रदाय और एक ज्योतिषी पिंगलवत्स निवास करते थे। ये दिव्य वरदान में लिखा हुआ है कि उनकी राजसभा में एक आजीविक संप्रदाय का एक ज्योतिषी था, जिसका नाम था पिंगलवत्स, वो निवास करता था। और बिंदुसार के काल में भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री थे। तो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री है वो चाणक्य जो है प्रधानमंत्री दोनों के काल में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के भी और बिंदुसार के भी। एक विशेष बात यह है कि स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जो मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस ने डायमेकस जो है इसके दरबार में आया था। किसके दरबार में? यानी बिंदुसार के दरबार में। और वो बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस, वो मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी था। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका लिखी थी। ये भी एक विशेष जानकारी है। इसके बाद शासन आता है राजा अशोक का, जिसको अशोक महान कहा जाता है। ये 273 ईस्वी से लेकर के 232 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। 232 ईस्वी तक कितने साल तक रह गए ये? 272 से में से 232 जब निकाले जाते हैं तो यानी लगभग 41 वर्ष, लगभग जो है 41 वर्षों तक जो है अशोक ने शासन किया था। अशोक जो है बिंदुसार का बेटा था, और इनका वास्तविक राज्याभिषेक वो 269 ईस्वी में हुआ था। राज्याभिषेक उनका 269 ईस्वी में हो गया था, 273 से उन्होंने शुरू किया। इसमें पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। इससे पहले जो है 269 से पहले अशोक है वो उज्जैन का राज्यपाल, उज्जैन एमपी में पड़ता है। जैनों की एक अनुश्रुति है, उसके अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर शासन का पर अधिकार कर लिया था। अशोक ने, बिंदुसार की इच्छा नहीं थी लेकिन मगध पर अधिकार कर लिया था। और एक सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और सिंहासन प्राप्त किया था। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार पर हम ये भी पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और सिंहासन प्राप्त किया था, अर्थात राज प्राप्त किया था, ये भी हम पढ़ते हैं। और महाबोधि वंश और तारानाथ के अनुसार उन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके अशोक ने साम्राज्य प्राप्त किया। कहने का अर्थ यह है कि महाबोधि वंश में भी मिलता है, सिंगली अनुश्रुति में मिलता है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि वो 99 भाइयों का नहीं तो, लेकिन उसने ये जरूर था कि उसने अपने भाइयों का विनाश करके, घर में युद्ध करके, उन लोगों को मार करके ही साम्राज्य प्राप्त किया था। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवनाम प्रिय प्रियदर्शी यानी देवों का प्यारा उपाधि दी गई है। देवनाम प्रिय प्रियदर्शी जो उपाधि है वो अशोक को मिली थी, जिसका अर्थ होता है देवों का प्यारा। आपको कैसा लग रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, जरूर बताइएगा। अशोक का नाम जो है, मास्की, गुर्जर और नेटुर और उद्गोलम, ये 4 जो अभिलेख है इनमें उसका नाम अशोक मिलता है। क्या मिलता है? अशोक मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेटुर और उद्गोलम, ये 4 जो अभिलेख है उन अभिलेखों में उस अशोक का नाम क्या मिलता है? यानी अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। देवनाम पिए अन्य में मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया, दीपवंश में इसको कर्मोली कहा गया है। पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया, दीपवंश में इसको कर्मोली कहा गया है। और राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की लघु शिलालेख है, मास्की जो लघु शिलालेख है उसमें अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य कहा है। इसके संबंध में यदि हम एक विशेष बात देखें तो 1750 ईस्वी में टिपेन थेलर ने सबसे पहले
दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था। अशोक स्तंभ का पता लगाने वाला कौन था? टिपेन थेलर था। कब लगाया था? 1750 ईस्वी में। लेकिन अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्हें 1837 ईस्वी में उन्होंने पढ़ा था। अशोक के जो अभिलेख थे उन अभिलेखों को पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप, और जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। अब अशोक के काल में एक युद्ध का वर्णन होता है, कलिंग युद्ध, जिसके बारे में आप सुन चुके हैं। कलिंग युद्ध क्या है? देखिए, अशोक ने अपना जो राज्याभिषेक हुआ उसके 8वें वर्ष यानी लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, और कलिंग की राजधानी तोसली पर भी अधिकार कर लिया था, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी। और ये कलिंग जो है वर्तमान में उड़ीसा के दक्षिण भाग में स्थित है। अशोक का जो 13वां अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, और इससे युद्ध में भयंकर जनहानि हुई थी, और इससे विचलित होकर के अशोक ने सदा के लिए युद्ध नीति को त्याग दिया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। यानी नरसंहार में हुए विचलित होकर के अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। तो ये यानी कौन से अभिलेख में मिलता है? 13वां अभिलेख जो उनका है अशोक का, उसमें प्राप्त ये जानकारी प्राप्त होती है। कई अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा में अफगानिस्तान से लेकर के कर्नाटक और पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक था। यानी यूं कह सकते हैं कि अफगानिस्तान से कर्नाटक और गुजरात से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक उनका राज्य था। कल्लण की जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्लण ने लिखी थी। उसमें यह बात लिखी हुई है कि अशोक का अधिकार कश्मीर पर भी था, और उसने वहां पर धर्मारिणी विहार यानी अशोकेश्वर नामक एक मंदिर की स्थापना करवाई थी। अशोक ने वहां पर अशोकेश्वर नामक एक मंदिर की स्थापना करवाई थी। कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक नगर भी बसाया था। कश्मीर में श्रीनगर किसका बसवाया है? यानी अशोक का। और नेपाल में एक देवपत्तन नगर है, ये नामक 2 नगर है, वो भी अशोक ने बसाए थे, जिनको आज भी श्रीनगर कहते हैं। अशोक का धार्मिक जीवन क्या है? देखिए, अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में बौद्ध अनुयायी बन गया। जो अभी अपन देखे थे 13वां अभिलेख हुआ था, और उसमें ये 261 ईस्वी पूर्व में जब कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था कि उस नरसंहार में उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने युद्ध नीति को सदा के लिए त्यागते हुए बौद्ध अनुयायी बन गए थे। राजतरंगिणी में यह लिखा है कि अशोक है वो शैव धर्म का अनुयायी था। इसके अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत भी मिलते हैं, यानी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत यानी इस उपाधि से मिलते हैं। सिंगली जो अनुश्रुतियां हैं उसमें दीपवंश और महावंश है। उनके अनुसार अशोक ने अपने शासन के 4थे वर्ष में बड़े भाई सुमन और निग्रोध तथा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। 4थे वर्ष में ही अपना लिया था। एक अहम जानकारी होती है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले उपगुप्त थे। इसमें एक विशेष बात यह कि अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। बराबर की जो गुफाएं हैं, पहाड़ियां हैं, उनमें 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। और वो 4 गुफाएं कौन थी? उन गुफाओं के नाम है लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफाएं हैं वहां पर आजीविकों के रहने के लिए, यानी यूं कह सकते हैं कि बौद्ध के जो सन्यासी हैं उनके रहने के लिए। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा की। इसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। लुम्बिनी ग्राम को उसने करमुक्त घोषित कर दिया और केवल 8वां भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। उसने कहा कि लुम्बिनी ग्राम में बहुत सारे जो कर हैं उनको तो माफ ही कर दिया, और फिर भी उनमें से यदि कोई कर रहा था तो भी वो 1/8 ही रहा था, यानी कर का 8वां भाग। यानी पहले क्या होता था, जैसे 1/4 है, 1/2 तक ले जाता है, लेकिन 1/8 ही कर उसने रख दिया था और उस गांव को कर मुक्त घोषित कर दिया था। इसके अलावा है भाब्रू से प्राप्त शिलालेखों में अशोक स्पष्ट है बुद्ध धम्मा और संघ का अभिवादन करता है। बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है भाब्रू के शिलालेख, भाब्रू शिलालेख। सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के जो लघु स्तंभों से भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। सारनाथ से, सांची से और कौशाम्बी, ये जो स्तंभ लेख हैं, इन स्तंभ लेखों से भी ये पता चलता है कि उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट और बिहार की यात्राएं रोक दी थी और उनके स्थान पर धर्म की यात्राएं प्रारंभ कर दी। महात्मा बुद्ध के चरणों से पवित्र हुए स्थानों पर गया और उनकी पूजा की थी। वो महात्मा बुद्ध के कौन कौन से जो स्थान थे उन स्थानों पर गया था,
उनमें से देखिए वहां पर बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, ये जितने भी स्थान है अर्थात 6 स्थान, इन 6 स्थानों पर वो गए थे। अशोक ने अब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने जो प्रवर्तक भेजे थे, प्रचारक भेजे थे, उन प्रचारकों के नाम है देखिए, जिनमें उन्होंने जैसे श्रीलंका भेजा था, किसको, महेंद्र और संघमित्रा को। महारक्षित को यवन देश भेजा था, मज्जिम को हिमालयवर्ती देशों में भेजा था, महादेव को महिमा मंडल मैसूर भेजा था, महाधर्म रक्षित को उन्होंने महाराष्ट्र में भेजा था, सोना और उत्तरा को उन्होंने शरण भूमि भेजा था, मजांती को उन्होंने कश्मीर और गांधार में भेजा था, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अब अगर प्रश्न आ जाता है कि अशोक की धम्म नीति क्या है या अशोक का धम्म क्या है। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेख में धम्म कहा गया है। क्या कहा गया है? धम्म कहा गया है। धम्म संस्कृत के धम्म का ही प्राकृत रूपांतर है और अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलवादसुत है उससे ली गई है। यानी कहा जाता है कि जो नैतिक उत्थान के लिए जो नियमों की संहिता है उसको धम्म कहा जाता है। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेखों में धम्म के गुणों को बताया है। कौन से? दूसरे और 7वें जो स्तंभ लेख है उनमें धम्म के गुणों को बताता है, जो इस प्रकार है। धम्म के गुणों में साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया और कल्याण, ये इन्होंने धम्म के गुण बताए हैं। जो धम्म का पालन करने वाले व्यक्ति उनमें साधुता होनी चाहिए, मृदुता होनी चाहिए, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया और कल्याण। विहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक ने 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया। जो विहार यात्राएं हुआ करती थी पहले, उनको उन्होंने धम्म यात्राएं बदल 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा के रूप में परिवर्तित किया। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त रज्जुकों और प्रदेशकों और युक्तों को यह आज्ञा दी कि प्रत्येक 500 वर्ष राज्यों का भ्रमण करें। धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त जो है बनाए थे। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक 500 वर्ष राज्यों का भ्रमण करें और जनता को धर्मोपदेश दें। और अभिलेखों में से अनुसंधान कहा गया। अगर मान लो प्रश्न आ जाता है कि अनुसंधान क्या है, तो अनुसंधान का मतलब यह है कि अशोक ने धम्म प्रचार के लिए जो नियुक्त रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त जो थे और उनके द्वारा जो प्रत्येक 500 वर्ष से राज्यों का भ्रमण कर लोगों को उपदेश देने की जो प्रक्रिया थी उसको अनुसंधान कहा जाता है। और अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका, इनमें अपने दूत भी भेजे थे। सीरिया, मिस्र, ग्रीस यानी यूनान, श्रीलंका, इनमें अपने दूत भेजे थे। अशोक के अभिलेखों की हम यदि बात करें तो भारत में शिलालेख का प्रचलन है वो सर्वप्रथम अशोक ने चलाया था। शिलालेख जो है हम कहां से पढ़ते हैं? सर्वप्रथम अशोक के काल से ही पढ़ते हैं। और अशोक के अभिलेख राज्य देश के रूप में जारी किए गए हैं। वो पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया था। प्रश्न आ जाता है, ये कई बार बहुत बार पूछा जाता है। अब अशोक के जो शिलालेख है उनके बारे में यदि हम देखें तो अशोक के शिलालेखों का विभाजन है वो 2 वर्गों में किया गया है, वृद्ध शिलालेख और लघु शिलालेख। वृद्ध शिलालेखों की संख्या 14 है। कितनी है? 14 है, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, लगभग 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और वो 14 शिलालेख देखिए कौन कौन से हैं। ये देखिए, जैसे शाहबाज गढ़ी पेशावर पाकिस्तान से मिला था, मानसेरा हजारा पाकिस्तान से मिला था, कालची शिलालेख जो है देहरादून से मिला था उत्तराखंड, गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात से, धौली शिलालेख पूरी उड़ीसा से, जोगढ़ शिलालेख गंजाम उड़ीसा से, सोपारा शिलालेख है वो ठाणे महाराष्ट्र से, एर्रागुडी है वो कर्नूल आंध्र प्रदेश से, मास की शिलालेख रायचूर कर्नाटक से, गुजर्रा दतिया मध्य प्रदेश से, ब्रह्मगिरी शिलालेख जो है वो मैसूर कर्नाटक से, बाबरू शिलालेख बेराट राजस्थान से प्राप्त हुआ था, बेराट राजस्थान और जिसको जयपुर के पास है, और अरोरा शिलालेख है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, जटिंग रामेश्वर कर्नाटक से, सासाराम बिहार से, और राजुल मठगिरी जो है कर्नूल आंध्र प्रदेश से, गोवी मठ है मैसूर से, और सारोमोरो जो है मध्य प्रदेश से, निट्टूर जो है कर्नाटक से, उदयगोलम बेल्लारी कर्नाटक से, सन्नति कर्नाटक से। सबसे ज्यादा जो शिलालेख है वो कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। स्तंभलेख क्या है? स्तंभलेख जो है इनको भी दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेखों में विभाजित किया गया है। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या 7 है जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो कि पाषाणों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। जैसे स्तंभलेखों में यदि हम दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, मेरठ दिल्ली स्तंभलेख, इलाहाबाद स्तंभलेख, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख, रामपुरवा स्तंभलेख, ये स्तंभलेख है। कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है, उन्हें 7 दीर्घ स्तंभलेखों के क्रम से अलग कर दिया गया है
और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। इनमें से जैसे सांची, सारनाथ, रुमिनदई ये हैं। सांची, सारनाथ, रुमिनदई ये लघु स्तंभ लेख कहलाते हैं। अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख जो है, गुहा लेखों की लिपि है ब्राह्मी है, यानी ब्राह्मी लिपि में उनके लेख लिखे गए हैं। लेकिन दो अभिलेख है, एक तो साबाजगढ़ी और मनसेरा। इनकी लिपि ब्राह्मी नहीं होकर के खरोष्टी में लिखा गया। खरोष्टी लिपि वो लिपि थी जिसमें दाएं से बाएं लिखा जाता था। जैसे ब्राह्मी है वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, लेकिन खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं ओर, जैसे अभी अपन उर्दू को कह सकते हैं, ये जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो ये जो दो अभिलेख है, साबाजगढ़ी और मनसेरा, इनकी लिपि ब्राह्मी नहीं होकर खरोष्टी थी। गुहा लेख जो है ये गुफाओं में लिखे हुए लेख हैं और धार्मिक सहिष्णुता के परिचायक हैं। तो तीन प्रकार के लेख थे उनके। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, लेकिन रुमिनदई अभिलेख जो सबसे छोटा अभिलेख है, रुमिनदई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है, उसका विषय अर्थव्यवस्था से संबंधित था, आर्थिक था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुबाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, कौशाम्बी और प्रयाग में, और इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौन से अभिलेख को? कौशाम्बी तथा प्रयाग अभिलेख जो थे, उनकी रानी थी कारुबाकी, उसके द्वारा जो दान दिया गया था उसका वर्णन उसमें लिखा हुआ है, तो उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ कहा जाता है। राजकीय घोषणाएं जिन पर है उनको लघु स्तंभ कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाए थे। मेरठ और टोपरा जो अशोक स्तंभ है वो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में मंगवाया था। और इलाहाबाद स्तंभ भी पहले कौशाम्बी में था, और अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने इसको इलाहाबाद में रखवाया था। इलाहाबाद के किले में किसने रखवाया था? जहांगीर ने रखवाया था अकबर के शासनकाल में। शासनकाल अकबर का था, लेकिन रखवाया किसने था? जहांगीर ने रखवाया था। किसको? कौन से स्तंभ को? इलाहाबाद स्तंभ लेख को। मेरठ टोपरा वाला जो है वो फिरोज शाह तुगलक है, वो दिल्ली लेकर आए थे। रामपुरवा स्तंभ लेख जो है चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है, 1872 में इसकी खोज हुई थी। लोरिया नंदनगढ़ जो चंपारण बिहार में है, और इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा स्तंभ लेख है जिस पर मोर का चित्र बना हुआ है? वो है लोरिया नंदनगढ़। अशोक का एक कंधार यानी अफगानिस्तान की राजधानी कंधार से इनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसका नाम है सर ए कुन्ना। इसमें ग्रीक और आर्माइक भाषाओं में ये अभिलेख प्राप्त हुआ जो उससे संबंधित है, यानी अपना प्रचार करने के लिए जिनको भेजा था, तो हो सकता है कि वहां पर यह अभिलेख लिखा गया हो। अशोक के शिलालेखों में कौन कौन से विषय हैं? जो 14 शिलालेख हम पढ़ते हैं उनमें पहला शिलालेख है जिसमें पशु बिली की निंदा की गई है, और ये लिखा गया है कि समस्त मनुष्य मेरी संतान की तरह है। दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्य, चोल, पांड्य, सत्यपुत और चेर की चर्चा की गई, यानी ये जो अन्य जो राज्य हैं उन राज्यों की चर्चा है दूसरे शिलालेख में की गई। तीसरा शिलालेख में राजकीय अधिकारियों जैसे युक्त, रज्जुक और प्रादेशिकों की नियुक्ति का वर्णन किया गया, और उसमें यह बताया गया कि हर 5वें वर्ष वो अपने देश का दौरा करें। चौथा शिलालेख है वो धर्मचारण से संबंधित है और धर्म का उद्घोष किया गया है। 5वां शिलालेख है धर्म महात्मात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है, और मौर्यकालीन समाज में जो वर्ण व्यवस्था कैसी थी उसका उल्लेख है वो 5वें अभिलेख में मिलता है। छठा अभिलेख यदि हम बात करें, छठा अभिलेख इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है, ऐसी बात है वो छठे अभिलेख में मिलती है। 7वां अभिलेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। 8वां अभिलेख जो है उसमें सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है, और बोध गया के भ्रमण का उल्लेख भी 8वां अभिलेख में मिलता है। 9वां अभिलेख है जिसमें धम्म के समारोह की चर्चा की गई है, सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख उसमें किया गया है। 10वां अभिलेख की बात करें तो 10वां अभिलेख जो है इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, और इसमें ख्याति और गौरव की निंदा की गई है। दम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 10वां अभिलेख। 11वां अभिलेख में दम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख में सर्वधर्म समभाव और स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। ऐसा 12वां शिलालेख है जिसमें सभी धर्मों का समान भाव और स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। 13वां अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन है, और अपराध करने वाली आठविक जातियों का उल्लेख भी है। अपराध करने वाली आठविक जातियों का उल्लेख भी 13वां अभिलेख में है। कलिंग युद्ध का वर्णन भी है। 14वां शिलालेख है जो अंतिम शिलालेख माना जाता है। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। यदि हम अंत में अशोक की देन क्या है
तो हम पढ़ें तो इसमें लिखा मिलेगा, आपको लिखना है कि प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक को महानतम सम्राटों में सबसे आगे रखा जाता है। अशोक के शासनकाल में भारतवर्ष ने अभूतपूर्व राजनीतिक एकता और स्थायित्व का साक्षात्कार किया। राष्ट्रीय एकता की समस्या को उसने अत्यंत कुशलता पूर्वक हल किया। संपूर्ण देश में एक भाषा, एक लिपि और एक ही प्रकार के कानून का प्रचलन करवाया था। वो थे महान अशोक। और अंत में आपसे कहना चाहूंगा कि अशोक है वो कला प्रेमी और कला के संरक्षक था। बौद्ध परंपरा के अनुसार 84,000 स्तूपों का उसने निर्माण करवाया था। कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक 2 नगरों की स्थापना भी इसने करवाई थी। उम्मीद करता हूं आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। किस तरह से समझ में आया जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।